प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार से खिताब में बड़े इंकशाफात कर दिए। 9 अप्रैल की रात अदालत खोलने की वजह बयान कर दी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के फैसले पर तनकीद। अदलिया की जानिब से वजीर आजम को हटाना गलत करार दे दिया। कौन से लोगों ने फवायद लेकर जस्टिस अतर मिनल्ला को निशाना बनाया, अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विफाकी काबीना इजलास, पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया गया। पीटीआई के लोग जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली पर हमले कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई पर शदीद तनकीद। काबीना अहम फैसले लेने से क्यों घबरा गई, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अमरीकी महकमा खारजा ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब दहशतगर्दी से निपटने के लिए डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इमदाद मांग ली। इमदाद किस मद में की जाएगी और लू ने क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला सेनेट कानून और इंसाफ कमेटी में पहुंच गया। जजेस की परफॉर्मेंस पर तनकीद। वजीर कानून ने सियासी मुकदमों पर एतराज उठा दिए। नई सुप्रीम कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के हामिद खान ने कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों की मुखालफत कर दी। इल्तिवा के शिकार केसेस की तादाद की तफसीलात तलब। कमेटी में क्या हुआ, क्लासेस आपकी जुबानी, ये तमाम डिटेल्स आज की जानेंगे। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमेशा आपसे डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, आपका तज्जिया हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो काबीना का पीटीआई को बैन करने का फैसला डिफर हुआ है, ये क्या हुआ है, क्यों हुकूमत बैकफुट पे गई है, इसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, बैन का मामला मेरी इत्तला के मुताबिक अब ख़त्म हो गया और ये भी सिर्फ सियासी बयानबाजी तक रहेगा। और जो डोमेस्टिक कंपल्शन थी, पहले दिन ही सबको पता था सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे ये होल्ड नहीं करेगा। फिर एलाइज भी इसी बात से घबराए हैं, वो कोई प्रिंसिपल पोजीशंस पे नहीं, पीपल्स पार्टी या दूसरे लोगों ने साइड पे हुए या डिस्टेंस रखा। उनको पता है कि ये नॉन स्टार्टर है और जो माहौल बना हुआ इस वक्त अदालती फिजाओं का, वहाँ पे ये बिल्कुल इससे नहीं होना था। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जो अपने शो में भी बता रहा था नाज़रीन को, कि 2 इम्पोर्टेंट कैपिटल्स, एक यूरोपियन कैपिटल और एक नॉर्थ अमेरिकन कैपिटल, यहाँ के 2 बहुत सीनियर ऑलमोस्ट आप डिप्लोमेट्स कह लें, उन्होंने भी मशवरा दिया है, एडवाइस का वर्ड यूज हुआ है टू द गवर्नमेंट कि जी इस तरफ ना जाएं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी सब कुछ। अब एक यूरोपियन मुल्क ऐसा है कि जो पाकिस्तान से भागता है पैसे लपेट के, वो जाके वहीं रहता है, हमारा उनके प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट नहीं है, फिर वहाँ पे जायदादें लेते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरे मुल्क में बच्चे पढ़ने होते हैं, वहाँ भी जायदादें हैं, फिर वो मुल्क वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 कैपिटल्स जब आपको एडवाइस देते हैं तो उसका बहुत बड़ा बोझ है, बिकॉज उनकी एडवाइस खाली इस्लामाबाद नहीं, वो पिंडी के लिए भी भारी होती है। सो ये एक, अब आप सिर्फ इस पे आए बाएं शाएं बातें सुनेंगे, ये अब बैन वर्चुअली लगने से पहले ही ख़त्म हो गया हुआ है एंड आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग एनीवेयर। सो इसलिए बैन को मेरा ख्याल है हम पहले ना भी डिस्कस करें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा मालिक साहब, आप कह रहे हैं कि बैन की जो बातें हैं वो अब सिर्फ बातें ही हैं, उसमें कुछ होना नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि एकदम से बहुत सीरियस किस्म का क्रैकडाउन हुआ है। पीटीआई की जो डिजिटल मीडिया टीम है या अगेन उनकी जो रहनुमा हैं, उनके हवाले से हमने देखा है कि अगेन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रिक्ट हुई है क्रैकडाउन की। इसकी क्या वजह है और इसके क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, काउंटर नैरेटिव नहीं बना पाए एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, तो जब आप काउंटर नैरेटिव ना बना पाए तो फिर जाहिर है फिर एक ही तरीका होता है कि आप खामोश करें। और जब पीटीआई ने भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें की हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। जब वो आपको याद है जो वो 71 वाला एक वीडियो बना के चलाया गया, फिर उसके ऊपर बड़ा इशू बना, उसको फिर डिफेंड किया गया, फिर उसको और बढ़ावा दिया गया। फिर जब आप टॉप लीडरशिप सबके, बात तो गलत है, आप फैमिलीज का नाम लेंगे, फैमिलीज की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो फिर रिएक्शन तो आएगा। लेकिन हो अब ये रहा है कि अब ये जो फायरवॉल भी आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है, एक बहुत बड़ा घुटन का माहौल बन रहा है। और इसमें जो अगर आप ये कहें कि रियासती इदारों का और हुकूमत का ओवर रिएक्शन है, बिल्कुल ओवर रिएक्शन है, बट हैविंग सेड दैट, इन मामलात में पीटीआई का जो डिजिटल विंग है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हदूद क्रॉस की हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो अब एक तो रऊफ हसन उठाए गए हैं, मुझे तो तरस आता है उस आदमी पे
क्योंकि मुझे याद है प्राइवेटली वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं डिजिटल वाले, क्यों इस तरह करते हैं। और वो उन्होंने कहा भी कि जी मेरा तो उसमें कंट्रोल भी कोई नहीं है, लेकिन एंड में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उठाएंगे। सो आई थिंक आने वाले दिन बहुत ज़्यादा घुटन के हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती के हैं। और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना भैया उसको जीरो सम गेम, एक जीरो सम गेम बन गई है। वो भी इमरान खान भी एक कदम पीछे नहीं हट रहे, फौज भी एक कदम पीछे नहीं हट रही, हुकूमत तो खैर आराम से तमाशा देख रही है, बिकॉज उनसे तो इमरान खान का इलाज है नहीं। वो तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया कि रियासती इदारे ही इनको कुछ करेंगे तो करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो इसलिए वो अब 3 कॉन्फ्रंटेशंस बहुत बड़ी चल गई हैं, इमरान खान और इंस्टीट्यूशन की और जुडिशरी की, और जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की। ये बड़ा ही एक्सप्लोसिव मिक्स बन गया है। अब यहाँ पे अगर बड़े दिल से बड़े फैसले ना किए गए उन लोगों के पास जिनके पास असल ताकत है, तो अब यकीन माने पूरा निज़ाम कैन गो आउट फॉर अ सिक्सर। हम बहुत ही खतरनाक वक्त से गुजरे हैं। वैसे तो 75 साल से हमेशा कहते हैं पाकिस्तान एक खतरनाक दौराए नहीं मुकदा साडा, बट राइट नाउ वी आर इन अ वेरी 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 प्रिकेरियस पोजीशन। जी मालिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और कुछ खबरें भी हमारे साथ शेयर की आपने। आप क्योंकि यहाँ पे कम से कम इस्लामाबाद में आपको मेरा ख्याल है 35 साल प्लस हो गए हैं, आपने बड़ा एस्टेब्लिशमेंट को करीब से देखा है, हुकूमतों को देखा है, आते जाते कई प्राइम मिनिस्टर, कई आर्मी चीफ, कई एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग। अगेन ऑफ कोर्स उसमें सहाफ़ियों की मीटिंग्स भी होती रहती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं, ब्रीफिंग्स भी होती हैं, आपको अंदाज़ा है दोनों साइड्स का। सो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई बात आपसे छुपी होगी। आपने वही बात की कि फ़ौज भी एक कदम पीछे नहीं जा रही, खान साहब भी नहीं जा रहे। अब दोनों साइड्स को जानते हैं अच्छे तरीके से, आपकी अक्सर मुलाकातें भी रहती हैं पॉलिटिशियन से या एस्टेब्लिशमेंट से, अगेन बहुत सारे जर्नलिस्टों की रहती हैं। तो आपको क्या लगता है क्या स्टेप फौज उठाए वो एक कदम पीछे जाए, या क्या स्टेप खान साहब एक कदम पीछे उठाएं जो आपने कहा है उसके बाद कोई चांस बन सकता है? कोई आपके जहन में फार्मूला है एक एज ए वेरी सीजन्ड उस जर्नलिस्ट के तौर पर जो पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को और तमाम लोगों को कैरेक्टर्स को जानता भी है? सबसे बड़ी जरूरत है रऊफ कि फौज जुडिशरी के मामले में 2 कदम पीछे जाए। देखें अभी अब एक खौफनाक एक मंजरनामा बन रहा है। आपने देखा जो ट्रिब्यूनल्स का इशू बना, ट्रिब्यूनल्स जो पंजाब वाले 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके फैसले इस मुल्क का सियासी मंजरनामा टोटली चेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो स्टैंड ऑफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप जाके नए चीफ जस्टिस से मिले। वो उनसे मिले, वो आलिया नीलम बीबी, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब वही ट्रिब्यूनल्स का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब और दूसरा जो इनका वो 15 दिन वाला फैसला है, उसमें 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशंस और वो करने के लिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस पर स्टैंड लेता है और कोर्ट की बात नहीं मानता, फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या वो कंटेम्प्ट लगाती है, क्या वो नहीं लगाती। और अगर ये स्टैंड ऑफ होता है और अगर वो ट्रिब्यूनल्स अल्टीमेटली अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं यही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे और चीफ जस्टिस का वर्ड हतमी फैसला होगा, तो वो फिर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है। वो अगर पूरा से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है तो उसका मतलब है कि जो ख्वाहिश है इस वक्त रियासत की और गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है, पूरा निज़ाम उल्टा हो सकता है। इसलिए ये बड़े ही हम खतरनाक जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है सर, चलो ये तो आपने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करे। इमरान खान साहब क्या एक कदम वो पीछे जाएं? सर मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे जाना चाहेंगे। देखिए मैं आपने तजवीज दी कि एक कदम वो भी पीछे जाएं, वो भी जाएं, यही तो सारा क्राइसिस है कि नोबडी इज रेडी टू स्टेप। रीजन दे रहा हूँ ना मैं देखिए, मैं जब भी किसी का एनालिसिस करता हूँ मैं अपने आप को उसकी जगह डाल के सोचता हूँ कि अगर क्या हो सकता है। देखिए इमरान खान मेरे ख्याल में कन्विंस्ड हैं कि उनको इस निज़ाम में कोई जगह नहीं मिलनी। वो चाहेंगे कि यार इससे बेहतर है सारा निज़ाम गिरे और टोटल डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर जन्म ले और उसमें वो चीज़ें हों। देखिए ना, उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को तो बेट कर दिया ना। सिविलियन गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या कह सकती है कि हम आपकी पार्टी बैन करेंगे और आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, ये मैक्सिमम था। अब वो चाहते हैं कि फौज का और जो ये है क्लैश इस वक्त जुडिशरी का इस हद पे चला जाए कि फिर फौज को अपनी पावर यूज करनी पड़े। और वो पावर क्या होती है? वो तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना। सो पूरा निज़ाम गिरता है। उनको इस निज़ाम में अपनी कोई जगह नजर नहीं आ रही। और आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 महीने में
क्या कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट ने या किसी ने उठाया कि जो जरा टेम्परेचर नीचे करे? नहीं करे। आपने पार्टी से क्रेडिट सील कर दिया, आप बंदे गिरफ्तार कर दिए, रोज नए मुकदमे बन रहे हैं। अब जो ये फ्राइडे को जुलूस निकलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, इसमें लॉयर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसमें देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इसको डील करती है, उसके नतीजे में क्या होता है। सो हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और देखिए जो जेल में बैठा हुआ है वो क्या कह सकता है? वो तो कहता है आज ही मेरे से बात करो। जिनसे वो कहता है वो बात करने पे तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हालात ने थोड़ा सा अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पीछे जाना है, वो तभी जाएगा कि पहली स्टेज पे फौज की और जुडिशरी की जो टिफ है इसमें कमी आए। अगर ये कमी नहीं आती, यकीन मानिए इस वक्त तीन पावर सेंटर्स रेलिवेंट हैं। एक इमरान है, एक फौज की टॉप क़यादत है और तीसरी सुप्रीम कोर्ट है। मैंने चीफ जस्टिस का नाम इसलिए नहीं लिया कि 8-5 के फैसले मतलब हुकूमत को सर, मतलब इसमें से शहबाज शरीफ साहब राइट ऑफ हो गए, कैबिनेट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, वो कहीं मैटर नहीं करते। जो लोगों की जैसी तैसी है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, जेन्युइन है, व्हाटएवर जो भी है, रिप्रेजेंटेशन तो है। आपने तो बिल्कुल उसको उड़ा दिया है कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करते सर। बिकॉज उनके पास अगर उनका काउंटरिंग वजन होता तो सारा बोझ तो फिर अस्करी की आदत पे ना पड़ता ना। इन्होंने तो आउटसोर्स कर दिया, इनको पता है कि इनसे नहीं इमरान खान। मतलब ये कि मैं सॉरी आपकी बात कर, मतलब ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इतने इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हो जो सारे लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और चीज़ें ठीक कर लेंगे। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिक्ट फैसले लेने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। और वो कहते मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते थे उसमें थे, टक्कर मार देते थे मियाँ साहब। तो ये टक्कर, अब आप जैसा बंदा जो है जो इतना करीब से सबको जानते, वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती हुकूमत। तो ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की फेलियर है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कि आप भी उनको किसी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं समझते कि ये कोई डिसीजन मेकर है, कोई हुकूमत है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई बॉस है। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब नाकाम हुए हैं फिर। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात नहीं है, इस वक्त गवर्नेंस की बात नहीं है, इस वक्त पावर फॉर्मूला की बात है। सर उसी की बात कर रहा हूं। पावर फॉर्मूला वाला उनका वजन ही नहीं है। आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, आपने नवाज शरीफ साहब का कोई लफ्ज सुना आपने पिछले 1.5-2 माह में? कहीं खामोशी के सिवा। कल मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत बोली है सर, मरियम नवाज साहिबा तो बहुत सख्त बोली है 2-3 दिन पहले। वो क्यों बोली है? वो इसलिए बोली है कि 8-5 के फैसले का फिक्र नहीं है किसी को। 8-5 के फैसले से क्या हो गया, चले और मेंबर आ जाएंगे, वो और शोर डाल लें पीके के, उससे पावर इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती। पावर डिस्टर्ब होती है ट्रिब्यूनल्स अगर ये चले और ट्रिब्यूनल्स ने अगर फैसले किए तो इन सबकी सीटों का नहीं पता आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, मियाँ साहब की सीट का क्या होगा, मरियम का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। उनको फिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला इम्पोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन जो भी रेजिस्ट कर रहा है और अगर उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया तो फिर क्या होगा? पूरी पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। रऊफ, इस वक्त पूरा पावर स्ट्रक्चर को जो थ्रेट है वो इमरान खान से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो उनको इन 9 ट्रिब्यूनल से है। इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी साहब का, उस पर इनकी 3 सीटें इस्लामाबाद की, लाहौर की सारी सीटें, पंजाब जो असल पावर बेस है वहाँ की सारी सीटों का फैसला करना है उन ट्रिब्यूनल्स ने। ये जो है ना 9 लोग, ये इस तक नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए सारा प्रेशर चल रहा है। हुकूमत अभी से सर ये क्यों तय कर लिया है, आपके पॉइंट में बड़ा वजन है कि ये क्यों तय कर लिया गया है पहले से कि ये 9 जजेस जो आएंगे ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे तो ये हमारे खिलाफ ही फैसले देंगे, प्रोसीडिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत अदरवाइज फार्म पेश होंगे, सो इट विल टेक टाइम। तो आप जाएँ अपना डिफेंड करें, हुकूमत करे, ये जितने MNAs वगैरह हैं करे। मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत को? इनको क्या जजेस, अभी से इन्होंने कहा कि जजेस का फैसलों का इनको पता है, डिसीजन हो गया है कि वो खान साहब की पार्टी के हक में सारे फैसले करेंगे, जितने भी आएंगे सबको उड़ा के रख देंगे और उनकी पार्टी के MNA वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुकूमत सोच के बैठी हुई है सर? एक तो जो आप ये साउथ पंजाब वाली अपनी मासूमियत दिखाते हैं ना, मेरा दिल एकदम नरम पड़ जाता है, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। इतने आप मासूम हैं। आप भी देखे कि तक फिजा क्या चली हुई। सनम जावेद का केस कितना हाई प्रोफाइल केस था, सेलिब्रेटेड केस था ना, रोजाना इससे बातें होती थी। यार ड्यूटी जज ने बरी कर दिया। ड्यूटी जज के पास तो अगर तारीख डालता तो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि ड्यूटी जज तारीख डाल देते हैं, हाँ जी जो केस है वो है। जब ड्यूटी जज आपके फैसले करने शुरू हो जाए आपके खिलाफ, जब ATC के 3 जजेस पूरी शिकायतें करनी शुरू हो जाएं, जब हाई कोर्ट्स आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं, उस वक्त फिर आप कहते हैं कि इन जजों से क्यों डर रहे हैं? ये जो 8 जजेस लगे हुए हैं रऊफ, ये बड़े
पावरफुल जजेस लगाए गए हैं। ये मैं किसी से हाई कोर्ट के कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हु नो द जुडिशियल सीन। उन्होंने कहा जी हर जज जो है ना 4-4, 5-5 जजेस का ग्रुप वाला जज है, ये कमजोर जज नहीं है। सो आप इनको लाइटली ना लें। इसलिए अगर ये चीज बाकी लोगों को पता तो गवर्नमेंट को भी पता है। दीज 8 जजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग जजेस। और जो फिजा बनी हुई है इस वक्त तो हवा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस वक्त तो वो जो फॉर्मूला अंग्रेजी में होता है एन एनिमीज एनिमीज माई फ्रेंड, तो वो फैसला जब सुनाते हैं वो मैसेजिंग करते हैं कहीं और फैसले का बेनिफिशियरी हो जाता है पीटीआई। इसलिए मैंने कहा है कि अगर ये निज़ाम चल रहा है, अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आना है, फौज को जुडिशरी से अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना होगा। नहीं, कन्फ्लिक्ट खत्म करने का तो मकसद ये फिर वही है जो आप बता रहे हैं कि खान साहब को वो वापस लें और खान साहब को ये पावर दी जाए, क्योंकि उनका पे फौज की तरफ से ये इतराज आता है कि सारा रिलीफ जो है 9 मई के जी जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट का खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत चीजें हुई हैं। जब घरों में कैमरे लगेंगे, दूसरी चीजें होंगी तो रिएक्शन और आएगा। आपको वहां पे रीसेट बनाना है। वो एक जज साहब थे, वो वन ऑफ द 6 जजेस, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा यार देखें, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, निज़ाम में एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है। 2 बातें मान ली, 2 ना मानी, 2 दोनों ने ना मानी, तो वो सिस्टम चलता था और होता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब आपके खानदानों के लोग, अगर खानदान का कोई बंदा उठाया जाए या आपके घरों में कैमरे लगे, तो फिर चीजें और हो जाती हैं। रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं ओवर जेलस लोगों ने दोनों तरफ से। जैसा पीटीआई ने बहुत रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह फौज ने भी रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह जुडिशरी ने मेरी रिएक्शन में रेड लाइंस क्रॉस की हैं। सबसे पहले इक्वेशन सेट होनी जरूरी है। रीसेट का बटन जब तक नहीं, वो ये कहते हैं सर, नहीं बजेगा। वो ये कहते हैं कि ये फौज की तरफ से हमेशा ये बयान दिया जाता है, उनके DGISPR भी कहते हैं कि ऐसा काम तो हमारे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। 9 मई पे हम पे हमले किए गए, हम पे अटैक्स किए गए, तो रेड लाइंस उनके ख्याल में ये उनका आप सुनते हैं, वो कहते हैं 9 मई, और उसके वो समझते हैं दीवार जो बनी है रास्ते में वो तो जुडिशरी बनी है, उन्होंने रिलीफ दिया है 9 मई के जितने भी उसमें लोग थे। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं। 9 मई जैसा बड़ा ही कंडेमेबल वो चीज है। जिसने वायलेंस किया है उसको रगड़ा पड़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए अटॉर्नी जनरल साहब जाएं, वो 3 मेंबर जो कमेटी बैठी हुई जजेस की, उसको जाके कहेंगी 9 मई वाली जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, फिर तारिक साहब रिटायर हो गए, उन्होंने बेंच तोड़ दिया, आखिरी में रिक्यूज कर लिया अपने आप को। आप रोजाना 8-8 घंटे के मुकदमे दूसरे सुनते हैं, हर बात आगे 9 मई पे रुकती है। सुप्रीम कोर्ट बैठे उस केस का फैसला करें। आपने जिधर भी फैसला करना है, आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, ताकि जिसने भी उसके अगेंस्ट अपील करनी है करे। ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से लटका हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं इस बात पे मैं कहता हूं कि इसमें कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, इस केस को फैसला करें। बेंच पहले बनता है तो फिर वो 6-6 महीने नहीं मिल रहा, फिर टूट जाता है, फिर उसके बाद किसी को नहीं पता। पूरा मुल्क 9 मई पे लटका हुआ है, फौज 9 मई पे रो रही है, गवर्नमेंट 9 मई पे रो रही है, इवन पीटीआई भी कहती है कि जी 9 मई का फैसले करें, हमारे पे नाजायज हो रहा है, और एक सुप्रीम कोर्ट है उसका बेंच बना के फैसला नहीं कर रही। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया बॉस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मालिक साहब एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में बड़े जो खिताब किया, उसे बड़े बड़े इंकशाफात किए, इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सेनेट की कानून इंसाफ कमेटी में आज क्लास साहब मौजूद थे, जो उसकी मीटिंग थी, और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के हवाले से क्या बातें हुई, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए।